बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप। आज मैं चैप्टर 12 के एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने आया हूँ। इंशाल्लाह हम चैप्टर 12 के एमसीक्यूज़ को 3 पोर्शन में करेंगे, एक आज की वीडियो में और 2 नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी वेलकम बैक। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आई मीन फाइल की तरफ जहाँ हम ये काम करेंगे। चलें जी। जी आप मुझे देख रहे हैं, फाइल भी आपको नज़र आ रही है। ओके जी, आज हम 5 टॉपिक्स जो हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। कूलम्स लॉ, फील्ड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको इन पांचों टॉपिक्स के जो रिलेटेड फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो हम साथ साथ इंशाल्लाह करते जाएंगे, साथ साथ मैं आपको फार्मूले जो हैं वो भी बताता जाऊंगा। चलें बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देखें, कूलम लॉ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। इसके एसआई यूनिट आपको याद है, हमने इसके एसआई यूनिट देखे थे। इस फार्मूला से हम इसको देख सकते हैं। कूलम लॉ का ये जो बेसिक फार्मूला है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से के का फार्मूला बनेगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब हम जानते हैं के किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट जो है, अगर मैं उसका फार्मूला बनाना चाहूँ वो क्या बनेगा। एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला अगर बनाना चाहें उसको रीअरेंज करें, एप्सिलॉन नॉट को उस तरफ ले जाएं, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी। Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर एफ। तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला बना। अब यहाँ से आप देखें इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन स्क्वायर। तो सिंपल, आप क्या करेंगे, इसको ऑप्शन ए पे आप क्लिक कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। एसआई यूनिट जो होता है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज 4 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज। अब देखें इसमें हमने आपको याद होगा एक फार्मूला बनाया था, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब एफ क्या है, कूलम फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब एफ की वैल्यू उसने बता दी है, ऊपर 4 लिखेंगे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू उसने बताई है 2। कैंसिल होकर आपको 2 न्यूटन आंसर दे देगा, ये ऑप्शन बी। इसी तरह एसआई यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। अब कूलम्स कांस्टेंट क्या है, ये के होता है। हम जानते हैं के और एप्सिलॉन नॉट जो हैं ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो जो आपने एप्सिलॉन नॉट के अभी अभी यूनिट्स बनाए हैं, ये इसका रिवर्स ले लें, इन्वर्स कर लें इसे, सिंपल के यूनिट आ जाएंगे और वो आपके पास आएगा ऑप्शन सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स अदर देन एयर इज़। मैंने आपको बताया था कि हवा के अलावा एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, यानी यूनिटी से बड़ी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, ये मैंने आपको बताया था उस टॉपिक में, एक टेक्स्ट बुक में राइट साइड पे एक टेबल बना हुआ था, उसमें ये सारी वैल्यूज़ मेंशन्ड हैं, आप उसको भी कंसल्ट कीजिएगा। वैसे ये वैल्यू जो एयर के लिए वैल्यू है ये आपको याद भी होनी चाहिए, 1.0006। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज हाफ, व्हाट विल बी
the force between them become? What will the force between them become? तो हम जानते हैं कूलम फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसी भी इस तरह के MCQ को जिसमें एक वैल्यू को वो कम या ज़्यादा कर रहा है और दूसरी वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, आपने क्या करना है, जिन वैल्यूज़ का जिक्र नहीं किया उसने, देखिए यहाँ उसने किसका जिक्र नहीं किया, चार्ज का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है आपने इसको कांस्टेंट कंसीडर करना। ठीक है, तो फर्ज करें चार्जेस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, के पहले से ही कांस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देखें डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, हाफ। अब देखें फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ उल्टा रिलेशन है। अगर आप डिस्टेंस यानी r को हाफ करेंगे तो फोर्स में क्या तब्दीली आएगी, उल्टा के स्क्वायर कर। डिस्टेंस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, फोर्स में क्या तब्दीली आएगी, उल्टा के स्क्वायर कर लें, यानी हाफ को उल्टाएंगे तो क्या बनेगा 2/1, इसका स्क्वायर कर लें तो कितने टाइम्स हो जाएगी फोर्स, 4 टाइम्स, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आप पहले से जानते हैं 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। अब इसमें यूनिट आप पहले से बना चुके हैं, इसके यूनिट क्या बनेंगे जी बताएं, इसके यूनिट क्या बनेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अभी मैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 था आई थिंक जिसमें मैं करके आया हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम जानते हैं कि जब दो चार्जेस के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको रख दिया जाता है, अगर वो हवा ना हो, हवा है फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हवा नहीं है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो फिर हमेशा कूलम फोर्स में कमी आती है। इफ़ मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज़ नॉट फ्री स्पेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज। ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम है। देखिए यहाँ मेंशन भी किया गया, ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, two charges 1 microcoulomb and 5 microcoulomb separated by 20 centimeter, the ratio of electrical forces acting on them will be। वो कह रहा है एक चार्ज 1 कूलम का 1 माइक्रोकूलम है, दूसरा 5 माइक्रोकूलम है, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगा रहे हैं उनमें क्या रेशो होगी। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो कूलम फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स होती है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स के फार्मूला में दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक चार्ज छोटा है दूसरा बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मैग्नीट्यूड वाली फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगाएगा उतनी ही मैग्नीट्यूड वाली फोर्स दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा। इसका मतलब है अगर दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है तो फिर आंसर क्या आएगा, 1:1। The electrostatic force between two charges is 42 Newton if we place a dielectric of 2.1। अब देखें 42 न्यूटन फोर्स है जब दरमियान में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो फिर फोर्स क्या होगी, बड़ा सिंपल है, ये अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था। F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। यहाँ F की जगह पुट करेंगे 42, एप्सिलॉन R की जगह पुट करेंगे 2.1। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20, क्योंकि नीचे 2.1 है ना। जब आप ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो इसके साथ शामिल हो जाएगा, यानी 20। तो ये आपका आंसर है 20 न्यूटन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अब डिस्टेंस को वो डबल कर रहा है तो फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, उल्टा कर स्क्वायर करना है, यानी फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, 1/4 टाइम्स। यही मैं बता रहा था ना आपको कि आपने डिस्टेंस में जो तब्दीली आई है फोर्स में वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस में जो तब्दीली है उसको उल्टा कर स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा 1/4 यानी 1/4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज। अब ये तो आप फाइंड कर सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन हैं तो E का स्क्वायर हो जाएगा। अब K की वैल्यू आप पुट करें, वो बनेगा 9 इंटू 10⁻⁹
ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उसने बताया है 1 मीटर, तो नीचे कुछ भी नहीं होगा, आप इस तरह कर लेंगे। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कैलकुलेटर से जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस +2 कूलम एंड +6 कूलम रिपेल ईच अदर इफ अ चार्ज ऑफ -2 कूलम इज गिवन टू ईच ऑफ देम देन द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। अब देखिए -2 कूलम दोनों को देना है। अगर आप +2 कूलम में -2 कूलम ऐड करेंगे, +2 कूलम में -2 कूलम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 कूलम। इसी तरह जब आप +6 कूलम में -2 कूलम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 कूलम। अब हुआ क्या है, फाइनली एक चार्ज 0 कूलम है, दूसरा चार्ज 4 कूलम है। अब जब आप कूलम लॉ वाले फार्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो चूंकि एक चार्ज 0 है, इसका मतलब है सारी की सारी जो कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, 0। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप पुट करेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है जी द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस यूनिट चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर। सिमिलर भी हैं, यूनिट भी हैं, यूनिट का मतलब है 1 कूलम, प्लेस्ड एट अपार्ट 1 मीटर अपार्ट। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही कूलम लॉ यूज़ करेंगे। जब आप कूलम लॉ यूज़ करेंगे आपने Q की जगह 1 पुट करना है, यूनिट डिस्टेंस भी 1 है, सिंपल आपके पास K बच जाएगा और K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9। यूनिट क्या आएगा, फोर्स का न्यूटन। तो ये यूनिट यहाँ गलत लिखा हुआ है, चूँकि हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ यूनिट न्यूटन होना चाहिए, इसको आप, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन होगी सी। क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। देखिए इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ये बड़ा सिंपल है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। अब देखें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, एक्स रेज जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इन पे भी कोई चार्ज नहीं होता। चार्ली ऑप्शन में गैमा रेज जो हैं इन पे भी कोई चार्ज नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज होता है। तो ज़ाहिर बात है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को ही डिफ्लेक्ट करवा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसके लिहाज से न्यूटन पर कूलम। आप ये भी जानते हैं इसका एक दूसरा भी यूनिट है, हमने ये भी एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी एक फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट पर मीटर, यानी न्यूटन पर कूलम भी ठीक है और वोल्ट पर मीटर भी ठीक है। यहाँ पर न्यूटन पर कूलम की ठीक ऑप्शन आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, if a charge is free to move in an electric field then acceleration will be। अब देखें चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसका मतलब है चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का ये फार्मूला आप जानते हैं। अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसको यही वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मूव करवा रही है, इसका मतलब है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो इसी फोर्स के थ्रू आ रहा है। तो फिर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख सकते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज़ कर। यहाँ से आप फिर एक्सेलरेशन बन जाएगा फोर्स का, यानी हम फार्मूला लिख सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करके। यहाँ से मैथ को डिवाइड कर दें, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा और ये कौन सा है, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका फार्मूला देखा था, एफ ओवर क्यू। इसके बाद तीसरा आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जो टॉपिक है इसमें पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली। देखें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, रेडियली इनवर्ड। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, रेडियली आउटवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द लाइंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में क्या बता रही हैं, किसी गिवन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे, आपका ये जो फील्ड ऑफ फोर्स वाला टॉपिक है उसमें ये मैंशनड है। फैराडे साइंटिस्ट ने इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला बढ़ता जाता है वहां फील्ड वीक होती जाती है। देखें कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर, और कहाँ वीक है, यहाँ पर। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आती जा रही है। इसके बाद आपका चौथा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है फोटोकॉपियर एंड इंक जेट प्रिंटर्स आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपका टॉपिक ही था। द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जीरोग्राफी, जीरस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफस का मतलब होता है राइटिंग, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच वन इज़ फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर जो है इसकी एक एग्जांपल सेलेनियम है, ये हमने फोटो कॉपियर में यूज़ किया था। वो जो एल्यूमिनियम का ड्रम है उसके इर्द गिर्द जो तय चढ़ी होती है वो सिलीनियम की होती है। फोटो कंडक्टर जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर बन जाता है और एब्सेंस ऑफ लाइट में यानी अंधेरे में ये इंसुलेटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जी सिलीनियम इज़ इंसुलेटर इन डार्क, अभी अभी मैं ये बात आपको बता के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फोटोकॉपियर, ये आपने पढ़ा था। टोनर ऑफ प्रिंटर इज न्यूट्रल, प्रिंटर का जो टोनर है ये न्यूट्रल होता है। देखें अगर यहाँ प्रिंटर की बजाय लिखा होता ना आई मीन फोटोकॉपियर लिखा होता तो आप जानते हैं कि आपने बुक में पढ़ा था कि उस पर हम ऑपोजिट चार्ज हमने पैदा किया होता। अगर ड्रम की सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया है तो जो टोनर है उसको हम नेगेटिवली चार्ज कर देंगे ताकि वो अट्रैक्ट होकर ड्रम के ऊपर आके चिपक जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जी द वर्किंग ऑफ इंक जेट प्रिंटर्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं। एन इंक जेट प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन, ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। अब देखें यहाँ एरिया की बात हो रही है, अगर यहाँ लिखा होता ना वेक्टर एरिया फिर बात कुछ और होनी थी। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्ज करें इस तरह हैं, इनके सामने आपने एक सरफेस यानी एक एरिया सिंपल एरिया इस तरह रखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में बिल्कुल, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके सामने ऐसे आपने एरिया रखा हुआ है यानी सरफेस रखा हुआ है। अगर आप इस सरफेस के वेक्टर एरिया की बात करें तो वो वेक्टर एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है, 0 एंगल पर। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है, वेक्टर एरिया और ई के दरमियान एंगल। जब वो 0 होगा तो जारी बात है फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, यानी ई ए कॉज ऑफ 0, कॉस 0 1 हो गया और आपके पास ये ई ए आ गया, दैट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर स्क्वायर पर कूलम, कैसे आया है, ई ए ये इसका फार्मूला होता है, ई जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हेन वेक्टर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, देखें अब उसने वेक्टर एरिया का वर्ड यूज़ किया। जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है इसका मतलब है सरफेस पैरेलल है। जैसे फर्ज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब अगर मैं कह रहा हूँ वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है इसका मतलब है सरफेस बजाते खुद पैरेलल है, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो गया। जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा तो इस फार्मूला में आप एंगल थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, कॉस 90 0 होता है, तो इस सारे का आंसर क्या आ जाएगा 0, दैट इज मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड बाय ई डॉट ए, ये तो बेसिक फार्मूला है उसका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्लोज्ड सरफेस कंटेन्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। हम जानते हैं कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई क्लोज सरफेस है उसकी शेप से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जितना भी चार्ज है इसका जो टोटल फ्लक्स होता है, इसका जो टोटल फ्लक्स है गॉसेस लॉ के मुताबिक उसका ये फार्मूला है टोटल चार्ज एंड क्लोज। अब चूंकि इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं यानी जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे,
तो रिजल्टेंट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, जिसकी वजह से फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस शुड बी फ्लैट, यानी ये जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, कंडीशन क्या है इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए, दैट द सरफेस शुड बी फ्लैट। अगर सरफेस कर्व्ड हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं, इतने छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं कि हर छोटा पैच फ्लैट बिहेव करना शुरू कर दे, फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वही बात कह रहा है, फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला लिखें ई डॉट ए, और फर्ज करें फ्लक्स मैक्सिमम है यानी ई ए कॉस 0 ले लें 1, फाई इज इक्वल टू ई ए। यहाँ से ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो देखें ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ऑप्शन बी, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएं, नहीं है जी, मुबारक को आपको आज का लेक्चर जो है इतना ही है, ख़त्म हो गया है, मौजें करें, ऐश करें। ओके जी, आज की जो वीडियो है वो इतनी ही थी, जिसमें मैंने आपको कूलम लॉ, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कुछ करवाए, फिर मैंने आपको फील्ड ऑफ फोर्स के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ करवाए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर लास्ट पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं उनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज इन एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।